उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। जहाँ होंगे आबाद होंगे, यहाँ होंगे या इलाहाबाद होंगे। कल मैंने आप लोग को समझाया था कि जॉइंट फैमिली क्या होती है और हमने उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि आपका किचन, संपत्ति और घर एक होनी चाहिए और कम से कम 3 पीढ़ी और उसके से ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं। थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए तो आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि कई बार डे टू डे लाइफ में आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट देखेंगे, सरकारी कागज देखेंगे, तो अब सरकारी कागज में कहीं पर भी जॉइंट फैमिली नहीं लिखा होता है। उसके लिए अब सरकार एक टर्म यूज करती है जिसको लिखा जाता है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। अब याद रखिएगा, अब ये टर्म यूज होता है तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों यूज होता है। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली शब्द यूज होता है। अब भारत में जॉइंट फैमिली शब्द नहीं होता है। तो पहले दोनों का अंतर समझ लीजिए ताकि मैं आगे बताऊं तो आप इस चीज को समझ सकें। क्योंकि आप प्रशासन में जाएंगे तो आपको जॉइंट फैमिली शब्द नहीं सुनाई देगा, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली सुनाई देगा। तो इसमें अंतर क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, ये है जॉइंट फैमिली, अर्थात 3 पीढ़ी के लोग अगर एक साथ रहते हैं, एक किचन में खाना खाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी एक है और ये 3 पीढ़ी और उससे ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं, ये हो गया जॉइंट फैमिली। लेकिन अब आप अपने परिवार को देखिएगा ध्यान से, तो ये देखिए, ये है दीपा के दादाजी और उनकी दादी जी। इनके पिताजी रह रहे हैं दिल्ली या नोएडा में। इनके हो सकता है कि एक चाचा का पूरा परिवार रहता हो कलकत्ता में। ऐसे में क्या ये जॉइंट फैमिली है जब 3 लोग 3 अलग अलग जगह पे रहते हैं? क्योंकि जॉइंट होने का मतलब होता है कि उनकी रसोई और घर एक हो। तो ये इनके दादाजी हैं, इनके पिताजी दिल्ली नोएडा में रहते हैं, इनके एक चाचा जी कलकत्ता या बेंगलोर रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या जो आपने कल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था जॉइंट फैमिली का, उस हिसाब से ये जॉइंट फैमिली है? नहीं है ना। क्योंकि ये इसमें देखिए इसमें 3 न्यूक्लियर फैमिली हैं जो तीनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। लेकिन चूंकि इनमें संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए इस परिवार को जॉइंट फैमिली ना कह के इसको अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली कहेंगे। तो जब केवल अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का मतलब है कि ये लोग रहते अलग अलग हैं। ये कलकत्ता वाला घर इनके नाम से है, नोएडा वाला घर इनके नाम से है, ये दादाजी के नाम से है। हो सकता है कि इनका भाई हो, वो कहीं और रहता हो। इनकी बाकी संपत्तियां अलग अलग हैं, जिन्होंने जिस खरीदा अपना अपना संपत्ति बना लिया है, लेकिन इनका जो पैतृक संपत्ति है उसके बीच विभाजन नहीं हुआ है। इसको बोलेंगे अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। दोनों में अंतर समझ पाए आप लोग? इसमें रहेगा कि संपत्ति एक रहेगा लेकिन लोग अलग अलग जगह रहेंगे, उनका बाकी सब चीज रोजगार अलग होगा, इनका सब कुछ एक होगा। दोनों में अंतर समझ पाए आप लोग? शिवम, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का मतलब है कि इनका संपत्ति एक है। संपत्ति मतलब जो पैतृक संपत्ति है, जमीन, लेकिन बाकी इस परिवार के सब लोग अलग अलग कारोबार करते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, बाकी उनका सब कुछ अलग अलग है। ये अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है। और जॉइंट फैमिली में उनका जमीन, खाना, घर और सब कुछ एक जगह होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि कंफ्यूज मत करिएगा कि दोनों एक नहीं है। ठीक है ना, दोनों एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभी जॉइंट फैमिली जो है वो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, सभी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जब हम जॉइंट फैमिली पे क्वेश्चन करेंगे तो इस पे मूल रूप से जो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं, जिसमें हेनरी मेन, सर हेनरी मेन का जो, क्योंकि आपको आंसर लिखना है तो सर हेनरी मेन का एक डेफिनेशन है, वो सुन लीजिए आप लोग।
वो डेफिनेशन है, हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह है जिसमें जीवित पूर्वज एवं पुत्र तथा विवाह द्वारा उन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं। ऐसा हेनरी मेन का डेफिनेशन है। और आईपी देसाई इसका डेफिनेशन देते हैं, हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं, हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों, 3 या अधिक के सदस्य रहते हैं, जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबंधित होते हैं। ऐसा तो जो आप देखिएगा, जो आईपी देसाई हैं उनका जो फोकस है वो फोकस है एक दूसरे के प्रति अधिकार और उत्तरदायित्व पर ये बल दे रहे हैं। ठीक। इरावती कर्वे जो डिफिनेशन देती हैं संयुक्त परिवार का, वो है, एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार के एक दूसरे के रक्त संबंधी हों। ये जॉइंट फैमिली है अकॉर्डिंग टू इरावती कर्वे। और एक एससी दुबे हैं। एससी दुबे ये हैं कि यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों, उनमें निकट का संबंध हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, इसे संयुक्त परिवार कहेंगे। ये सारे डिफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब एग्जाम में इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 1-2 डिफिनेशन आपको भी लिखना पड़ेगा। तो आप इन चारों में से जो आपको याद हो 2 डिफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये वाला जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो संयुक्त परिवार का अस्तित्व है, जो जॉइंट फैमिली का अस्तित्व है, वो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है या नॉन इकोनॉमिक पे। ये इसको बने रहने का मुख्य कारण आर्थिक है या गैर आर्थिक है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब सोशल या कल्चरल, नॉन आर्थिक का मतलब सामाजिक या सांस्कृतिक है। इट इज अ मोर डोमिनेंटली कंट्रोल्ड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर और द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर और सोशियो कल्चरल फैक्टर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं। जॉइंट फैमिली का जो सबसे कॉमन आधार है वो है लैंड और एग्रीकल्चर। लैंड से एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा है मैन पावर, लेबर, मैन पावर और लेबर। तो जब हम कहते हैं कि संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली मुख्य रूप से इकोनॉमिक फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि जो बड़ी भूस्वामी होते थे, जो लैंडेड लोग होते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी भूमि का विभाजन हो, क्योंकि जितना बड़ा खेत उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। और साथ ही जॉइंट फैमिली क्या होता है कि खेती के लिए लेबर को बहुत सप्लाई देती है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा खेत है तो हल चलाने वाला, बोझा ढोने वाला, तरह तरह के लोग चाहिए। तो फ्री में यहाँ मैन पावर मिल जाता है, लेबर भी जॉइंट फैमिली दे देती है और लैंड को डिवाइड होने से बचाती है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर और लेबर ये 2 इकोनॉमिक फैक्टर हैं। अरे अरे क्या कर रहे हो, आवाज आ रही है ना उससे। हाँ, तो ये 2 फैक्टर हैं जो जॉइंट फैमिली की बॉन्ड, ये फेविकॉल का काम करते हैं कि जिसको भी चाहता है कि उसकी संपत्ति का विभाजन ना हो और जो चाहता है कि भाई मैन पावर घर में ही मिल जाए। 400-400 रुपए का अगर मजदूर हायर करेंगे आप खेती के लिए तो क्या बचेगा। खेती ऐसे भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। रोज आप टीवी में देखते होंगे कि एमएसपी बढ़ाने के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। किसान कह रहा है कि हमारा कॉस्ट ही नहीं निकल रहा है। तो जब घर के लेबर से कॉस्ट नहीं निकलेगा तो बाहर के लेबर से कहां से निकलेगा। तो लेबर और लैंड ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से ये जॉइंट फैमिली को स्टेबिलिटी मिलती है। तो जो कृषक समाज होता है, जो अपने जमीन को बचाना चाहता है और घरेलू लेबर से ही अपने इकोनॉमी को चलाना चाहता है, ऐसे फैमिलीज में जॉइंट फैमिली को प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ ऐसे भी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो जिसमें ये बल देता है। वो है पहला पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर मिलती है जॉइंट फैमिली से। जिसके घर में 20-25 वोट हो उसकी कितनी इज्जत होगी, मुखिया भी उसको इज्जत करेगा,
एमएलए भी करेगा, एमपी भी करेगा, कि उसको पता है कि इसके घर में 25 वोट है। तो ये पॉलिटिकल पावर देता है जॉइंट फैमिली को। एक बहुत फेमस जोक है, आप सबने सुना होगा, कि बिहार में मुखिया का चुनाव था, तो एक जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में करीब 25 वोट था। तो जो बुजुर्ग थे वो बड़े चौड़े होकर रहते थे। तो मुखिया का जो पहला कैंडिडेट है और आके बोला कि बाबा आपका वोट चाहिए आपके घर का। बोला मिलेगा बदले में। बोले बदले में क्या चाहिए? बोले यार दारू बैन हो गया, दारू का इंतजाम कर दो। उसने 1 पेटी दारू इंतजाम करके बाबा के यहाँ पहुंचा दिया। दूसरा कैंडिडेट आया, वही बात पूछा, उसने कहा हमको क्या दोगे? बोलिए क्या चाहिए? दारू चाहिए। 1 पेटी बोतल उसने भी वहां पहुंचा दिया, 1 पेटी दारू पहुंचा दिया। और तीसरे ने भी ऐसा किया। एक ही घर में घर के सीनियर को तीनों ने 1-1 पेटी दारू पहुंचा दी। तीनों जब आपस में मिले, एक ही गांव के लोग होते हैं, कि मैं तो पक्का जीतूंगा, क्योंकि जो रामू है उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें ही वोट देंगे, और उन्होंने मेरा दारू भी ले लिया है। तो बोला अरे उसने तो मेरा भी दारू लिया है। उसने कहा मेरा भी दारू लिया है। तीनों कह रहे तुम्हारा भी दारू लिया है और हमको कहा था हमको वोट देंगे। वो कह रहे नहीं हमको बोला है। बोला अरे तो बड़ा फ्रॉड है, चलो तीनों चलते हैं। तीनों पहुंचे रामू जी के पास और बोले कि बाबा आपने हमसे दारू लिया है कि नहीं? बोला लिया है। और बोला है कि नहीं हमको तुमको वोट देंगे? बोला हाँ बोला है। तो उसने कहा कि आपने हमसे भी बोला है? बोला हाँ हमने तीनों को बोला है। तो अब बताओ। तो बोला कि भाई आप तो वोट किसी एक को ही दिलवाएंगे ना, तो तीनों का दारू क्यों लिया? तो वो बोला कि रामू ने कि बोला कि ऐसा है कि जिसको लगता है कि हम उसको वोट नहीं दिलवाएंगे वो अपना दारू वहां पड़ा हुआ है ले जाओ। जिसको लगता है कि उसको हम वोट दिलवाएंगे दारू छोड़ दो, जिसको लगता है कि उसको वोट नहीं दिलवाएंगे अपना दारू ले जाओ। अब तीनों डर गए। तीनों बोले कि नहीं कोई बात नहीं आप दारू रखो। कहने का मतलब है कि जब आपके घर में 20-25 वोट होते हैं ज्वाइंट फैमिली में, तो आपकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ती है। प्रधान आपको नमस्ते करेगा। दूसरा, इससे आपकी कल्चरल वैल्यूज बहुत बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार को जो संस्कृति का वाहक माना जाता है, क्योंकि जब इतना बड़ा परिवार है तो दिन भर शादी, दिन भर मुंडन, दिन भर क्रियाक्रम, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जॉइंट फैमिली में देखिएगा कभी कथा चल रहा है, तो कभी हरिकीर्तन चल रहा है, तो कभी उसका शादी है, तो उसका बरछिया है, तो उसका तिलक है। तो पूरा साल आपको कल्चरली इंगेज रखता है ये परिवार। ज्वाइंट फैमिली में एक्टिविटीज बहुत होते हैं, ठीक है। और तीसरा, इसके साथ सोशल एक्टिविटीज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज में इसकी प्रतिष्ठा, जिसकी ज्वाइंट फैमिली है उसकी अपनी समाज में प्रतिष्ठा होती है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ज्वाइंट फैमिली को बल मिलता है। अब यूपीएससी का क्वेश्चन आया कि मेनली सोशल फैक्टर के वजह से ज्वाइंट फैमिली चलती है या इकोनॉमिक फैक्टर के वजह से? तो आपको कहना है कि प्राइमरली इकोनॉमिक फैक्टर है, सेकेंडरी ये 3 फैक्टर हैं। क्या ये बात समझ पाए आप लोग कि जॉइंट फैमिली का जो अस्तित्व है प्राइमरली, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीसीएस शायद इतना ना पूछे। प्राइमरी मतलब पहले मेन ये है, मेन प्लेयर ये है, वो ऐसे साइड प्लेयर है। ये मेन प्लेयर है, मेन कारण ये है जॉइंट फैमिली के बने रहने का, वो ऐसे सेकेंडरी रीजन है, ठीक है। अब आइए, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब जब ये फैक्टर जब तक इंपॉर्टेंट था तब तक ज्वाइंट फैमिली चल रही थी। उसके बाद आ गया अंग्रेज, उसने शुरू किया मॉडर्न एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, न्यू एंड मॉडर्न प्रोफेशन, मॉडर्न लॉज, नए नए कानून आए आजादी के बाद, मॉडर्न लॉज, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, वुमेन एजुकेशन आदि। अब बताइए कि जब ये सब फैक्टर्स आ गए तो अब बताइए कि ज्वाइंट फैमिली का कोई लॉजिक है किसी को ज्वाइंट फैमिली में रहने का? प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए। जब भारत में ये नई चीजें आ गई, पहले ये चल रही थी, फुल ज्वाइंट फैमिली था, उसके जगह पे अब ये आ गया, माइग्रेशन, एक और माइग्रेशन। अब जब ये फैक्टर आ गए तो जरा आप लॉजिक लगाइए कि क्या इसके बाद फैमिली की कोई ज्वाइंट फैमिली की कोई जरूरत है?
आप बताइए कि इन फैक्टर्स के आने के बाद क्या रीजन है कि आदमी 40 आदमी एक ही घर में रहेगा? जरा बताइए, तो बताइए आप लोग। क्या इतनी सारे विकल्प आ जाने के बाद यह संभव है कि लोग 30-40 लोग एक ही घर में रहें, एक ही रसोई में खाएं और खेती करें? आशुतोष लिख रहे हैं इमोशनल सपोर्ट इन द टाइम ऑफ, नहीं नहीं, क्वेश्चन आशुतोष ये नहीं है। आशुतोष क्वेश्चन ये है कि ये फैक्टर्स जब आ गए तो क्या एग्रीकल्चर और टुगेदरनेस का कोई जरूरत है या नहीं, वो क्वेश्चन है। वो बात करते हैं उसकी भी आशुतोष, उसकी बाद में बात करते हैं। पहले ये बताइए कि जब ये सारे फैक्टर आ गए तो क्या ये पॉसिबल है कि लोग फिर भी गांव में ही पड़े रहें और खेती करें? नो रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही ये फैक्टर आए, लोग घरों से बाहर निकल गए, माइग्रेट कर गए, जो जहां गया वहीं सेटल हो गया, वहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई बाहर नौकरी करने लगा, कोई जो निकला तो एकदम, जो धागा होता है ना स्वेटर में, एक धागा खुल गया तो सब खुल गया। और जैसे ही ये सारे फैक्टर्स आ गए, जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज है, उसकी इंपॉर्टेंस है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, कम होने लगा। और जिसको डिसइंटीग्रेशन, और एक और फैक्टर बहुत बड़ा है, वो है जॉब एजुकेशन के लिए लोग माइग्रेट करेंगे, उसके लिए फैमिली का स्ट्रेंथ छोटा होगा। हाँ बिल्कुल, नो नीड। एक और फैक्टर तो मैं भूल ही गया जो बिहार में है। बिहार में आप देखिएगा कि हमने एक वर्ड यूज किया, लैंड। लैंड ही वो एडहेसिव है, वो फेविकॉल है जो इस परिवार को 30-40 लोग को चिपका के रखती है। अब क्या हुआ कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा, दादाजी 4 भाई थे तो उससे पहले प्रॉपर्टी का 4 भाग हुआ, वो तो उसके बाद उसके 4-4 भाई थे। आज के तारीख में जितनी लैंड लोगों के पास बची है, आपको लगता है कि किसी के पास इतनी लैंड बची है? हो सकता है कि 10 गांव में एक आदमी के पास ऐसा होगा जिसकी बची है, जो कि 25-30 लोगों का खर्चा चला पाए। बिहार में तो पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाइएगा। अब में कुछ लोग भागलपुर के होंगे, पीरपैंती इलाका है, आप लोग जानते होंगे, गंगा का डुबाव है। और हमारे तरफ के जो बाबू साहब लोग हैं ना, उन लोग का उधर जमीन है कि भाई मिला था, उसमें सब देखते हैं पानी में डूबा रहता है। आज के तारीख में किसी के पास इतना जगह है, इतना गांव में भूमि है, खेती की जो हालत आप देख रहे हैं, कभी बारिश नहीं हो रहा है तो कभी सूखा नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि वो 25-30 आदमी का पढ़ाई से लेकर दवाई तक का खर्चा निकाल ले। तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इससे भी जो लैंड डिवाइड हुआ, अब पॉसिबल नहीं है। जब बंटवारा होता है, लोगों को 2-2, 3-3 बीघा खेत मिल रहा है, उसमें कौन रहेगा वहां गांव में? तो लोग, इससे भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली हो गया। तो जब ये सारे फैक्टर्स आए, एक चीज तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं, जो मैं जानना चाह रहा था कि इसका क्या, ये जो वुमेन एजुकेशन है, इसका जॉइंट फैमिली से क्या लेना देना है? सब तो बाकी समझ में आ रहा है, ये वाला आप लोग नहीं पूछे या नहीं बताए कि महिलाओं का पढ़ना का जॉइंट फैमिली से क्या लेना देना है। कि जो जॉइंट फैमिली है ना, ये बेसिकली एंटी वुमन होती है, एंटी वुमन होती है। इनके यहां वुमन का केवल इतना ही मतलब होता है कि जो फादर और सन है वो न्यूक्लियस होता है फैमिली का, वुमन पेरीफेरी पे होती है। वुमन का काम है केवल शादी करना और बच्चे पैदा करना है। यहाँ लड़की पैदा हुई तो उधर भेज दो, उधर की लड़की को इधर लाओ, इधर की लड़की जाके उधर खाना बनाती है, बच्चे पैदा करती है, उधर की लड़की इधर आके खाना बनाने। इसके अलावा लड़की की कोई वैल्यू नहीं होती है। 55-60 साल की लड़कियां भी घर से बाहर नहीं निकलती। फिर जैसे ही लड़की पढ़ती है, एजुकेट होती है, एजुकेशन सबसे पहले इंसान को लिबरेट करता है। पढ़ाई सबसे पहले इंसान को आजाद करता है। आप देखिए, दीपा एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है जो सामने क्लास में बैठती थी। ये पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए शायद दिल्ली में अकेले रह पाती है। सोचिए तो, एक अनपढ़ लड़की को आप बोलिए कि जाओ अकेले दिल्ली में रहो, हो जाएगी? इमेजिन करिए कि आपके गांव में कोई अनपढ़ लड़की है, उसको कोई कहे कि जाओ दिल्ली में अकेले रहो, रहेगी कि नहीं? यस सर नो, जाएगी कि नहीं? तो ट्रेन में नहीं चढ़ेगी, वो लोकल बाजार तो जाती नहीं है। तो जैसे ही वुमेन एजुकेट होती है, वो लिबरेट होती है, आजाद पसंद होती है। और इस जगह पे
इस जगह पे औरतों की आजादी का कोई दूर दूर तक प्रबंध नहीं है। तो जैसे ही लड़की आजाद होती है वो इस गुलाम जगह पे नहीं रहना चाहती। आप किसी भी पढ़ी लिखी लड़की से पूछेगा, ज्वाइंट फैमिली में रहोगी, ऐसी जगह शादी तुम्हारी तय करे जहां 4 भाई हो, 3 ननद हो और सास ससुर हो, उनके भी 1-2 भाई हो, आराम से वहां रहना, कहेगी ऐसा है मैं बिना शादी किए रह जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। तो बेसिकली जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो एंटी वुमन फ्रीडम होती है, जिसके वजह से जब एजुकेटेड वुमन वहां नहीं जाना चाहती और अगर चली गई तो इसलिए देखिए गांव में कहावत है, कहा जाता है कि पढ़ी लिखी लड़की घर तोड़ देती है। वो क्यों तोड़ती है? क्योंकि उसको आजादी चाहिए, तो उसको यहाँ आजादी नहीं मिलती है, तो फिर लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ज्वाइंट फैमिली में जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो स्वतंत्रता सेनानी होती हैं, वो फ्रीडम फाइटर होती हैं। मेरे मेरे मेरी दीदी की बहू ने एकदम किया हुआ है, मैं दीदी को बोलता हूँ उसको अलग कर दो भाई, उसको उसको नहीं नहीं ये सब मूर्ख आदमी है, कौन समझाए उसको। दीदी की मेरी बहू है एकदम, इस समय घर में भूचाल मचाया हुआ है, एकदम मरने मारने तुली कि भाई हमको अलग करो, हमको नहीं रहना है साथ में। मैं अपनी दीदी को समझा रहा हूँ कि वो फ्रीडम फाइटर, हमसे बोली देखो ना ऐसे बिगड़ गई बिया है बिला। अरे वो स्वतंत्रता सेनानी है, ओकरा के अलग कर, गांधी जी के रास्ता पे चलतिया, ते है ब्रिटिश और गांधी जी अलग कर दे ना। तो फिर मैंने दीदी को समझाया, शायद समझी है, उसने किचन अलग कर दिया है, फ्लोर है अलग अलग, दिल्ली में ही रहते हैं लोग। तो पहले क्या होता सबका कॉमन खाना बनाने, क्या पहले उसका किचन अलग कर दो, कम से कम इतनी तो आज़ादी मिले कि आज नहीं खाना बनाना है तो बाहर से बुला ले, पहले इससे शुरू करो। तो देखते हैं, तो मैं हमेशा ज्वाइंट फैमिली में जो औरतें लड़ाई करती हैं अलग होने के लिए, मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहता हूं, और जो सास ससुर नहीं अलग होने देते मैं उनको ब्रिटिशर्स कहता हूं। तो मैंने कहा ये आज़ादी की लड़ाई है। तो बेसिकली ये जो वुमेन होती हैं वो एंटी ज्वाइंट फैमिली होती हैं, एजुकेटेड वुमेन, क्योंकि वहां उनके फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं मिलता। इज इट क्लियर? तो ये जैसे ही ये फैक्टर्स आए, आप देखिएगा फैक्टर्स के आते ही ज्वाइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट होने लगी। अब यहां पे आपको बहुत सारे केस स्टडीज लिखने पड़ेंगे। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक तो यहां से क्वेश्चन आएगा, दूसरा ये कि आपको यहां से अटेम्प्ट करना है कि नहीं आपकी मर्जी है, लेकिन अटेम्प्ट करना है यहां तक तो आप लिखेंगे, ये तो सब लिखेंगे। अब यहां से केस स्टडीज एंट्री मारते हैं। तो यहां पे कोई सवाल अगर ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। कोई फैक्टर्स? सुनिधि लिख रही है फ्रीडम फाइटर। यस, सुनिधि अब अगली फ्रीडम फाइटर हैं। पिताजी को ये थ्योरी समझा दीजिएगा कि देखा बाबूजी, या तो फ्री देश में भेजा, अनाथ हो जा जाके हम देश बनाइए ले। तो सुनिधि ये थ्योरी पिताजी को सुनवा देना, बोलना कि या तो हमरा के आजाद देश में भेजी है, अनाथ हम जाके आजादी ले ले। ठीक है? तो इसलिए देखिएगा पढ़ी लिखी लड़कियां ज्वाइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती। कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल किसी का भी? यस नो तो लिख दो भाई लोग। नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कुछ केस स्टडीज का नाम लिख लीजिए आप लोग, आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना लिख पाएंगे, बट हमारा काम है आपको लिखवाना। जो आईपी देसाई, सॉरी आईपी देसाई, इनकी स्टडी कहां है? इन्होंने 1956, कोशिश करिएगा कि जितना याद रखे, 423 फैमिलीज का अध्ययन किया। आप एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं लिख पाएंगे तो इतना ही लिख लीजिएगा कि इन्होंने अध्ययन किया और माना कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है, ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। एक ये केस स्टडी है, एग्जाम में इससे ज्यादा आप लिख नहीं पाएंगे। अब कैसे कैसे स्ट्रांग है, इन्होंने बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा है। के एम कपाडिया है अगले विचारक, के एम कपाडिया। इन्होंने कहां का स्टडी किया? के एम कपाडिया ने स्टडी किया नवसारी शहर, गुजरात। नवसारी, आप लोग नवसारी का नाम सुने हैं? नवसारी गुजरात। क्या इस शहर का नाम सुना है आप लोगों ने? मतलब क्यों, नाम तो सुना ही होगा। नवसारी क्यों फेमस है? किसी को नहीं पता? अब गूगल मत करने लगिएगा। हाँ, जेसी वर्मा बताइए, नवसारी क्यों फेमस है? नवसारी क्यों फेमस है?
जेसी वर्मा को शायद पता है। नमक सत्याग्रह तो डांडी में हुआ, नवसारी में कहा हुआ जेसी वर्मा? महाराज ऐसे कहा बोल रहे हैं जी? क्लीन सी डिफेंस डे। आपने जो जमशेदपुर का नाम सुना होगा, टाटा, टाटा का जो ओरिजिनल पैतृक निवास है वो नवसारी में ही है, ठीक है। मैं उनके घर को देख के आया हूँ, ठीक है ना। तो वहीं पता चला कि जो जमशेद जी टाटा हैं, जो उन्होंने नवसारी से जाके जमशेदपुर में, वो जो उस समय के टाटा स्टील्स जो है, जो समय उस समय टिस्को कहते थे, तो जो पूरी जो टाटा फैमिली है, उनका जो मूल गांव है ना, गांव जो जहाँ पे वो बसे थे सबसे पहले पर्सिया से आके, ये सब पारसीज हैं, तो उनका घर नवसारी में है। तो टाटा का जो पैतृक निवास है वो नवसारी है। सोचिए, टाटा, समझ गया ना। तो और मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा एक बड़ा सा हवेली घर है, लेकिन वो सब नहीं है टाटा बिरला जैसा। पहले की हवेलियां कैसी होती थी, क्यूट सी छप्पर ऊपर वाली, लेकिन बड़ा सा घर है। तो वहीं के नवसारी गुजरात के हैं ये लोग, ठीक है ना। टाटा, टाटा लोग नवसारी के हैं, ठीक है। बहुत ऐसे चीजों को देखने से ना बड़ा मजा आता है। अच्छा, यही टाटा पैदा हुआ। सोचो, मैं यही सोचता था कि उस समय तो ट्रेन व्रेन कुछ नहीं थी, या रही भी होगी तो कैसे नवसारी, कहाँ गुजरात, कहाँ जमशेदपुर, मतलब उस समय एकदम जंगल था बिहार, और कैसे वहां पे गया। उस समय तो बंगाल का पार्ट था ना वो। 1907-8 में टिस्को के उद्घाटन हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी। कैसे यहाँ से सोचा होगा जाने का, कहाँ गुजरात है, कहाँ बंगाल उस जमाने का, कैसे गया होगा, कैसे लाखों करोड़ों पेड़ काटे गए होंगे, शहर बनाए। और सोच के देखो, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, जेसीबी नहीं होगा। तो जब मुश्किल वक्त होता है ना, तो इंसान सख्त होता है। मेरा बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि मुश्किल वक्त जवान सख्त। जब आपकी परिस्थितियां विपरीत होती हैं ना, उसी समय तो आपका अंदर का पोटेंशियल निकल के आता है। नहीं तो वो तो इक्वेरियम फिश बन जाता है आदमी। 3 टाइम खाना मिल जाए, इक्वेरियम देखेगा ना, लोग रखते हैं घर में, से डाल दिया, इतनी छोटी छोटी मछली अपना टल टल कर रही है। तो जब तक चुनौतियों का सामना ना करना, इंसान बड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे इतना अच्छा लगा देख के, सोचा बता दूं। तो आईपी, सॉरी, किसका था, कौन था इसका, गुजरात नवसारी टाउन का स्टडी किया, और इनकी बुक है रूरल फैमिली पैटर्न। बुक है रूरल फैमिली पैटर्न। और इन्होंने भी माना, एक्चुअली शुरुआत में जो भी नाम लिखवा रहा हूं, इन सब ने माना कि अभी भी ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है इंडिया में। तो इनका भी मानना है कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। केवल आप इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और विचारक हैं, मतलब बहुत सारे विचारक हैं, मैं सबका नाम लिखवा दे रहा हूं ताकि जितना आपको याद रहे आप लिख सकें। तो पहला है आईपी देसाई, दूसरा है केम कपाडिया, ये जो लोग मानते हैं कि इंडिया में स्ट्रांग है, ठीक है। और केटी मर्चेंट हैं, केटी मर्चेंट, केटी मर्चेंट हैं। इन्होंने कहाँ का स्टडी किया, इन्होंने एक लेख लिखा है, और उसमें लिखा है, इनके लेख का नाम है चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली। इनका एक ऐसे है, चेंजिंग व्यू ऑन मैरिज एंड फैमिली। और इसमें भी इन्होंने माना कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। इनका भी मानना है कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। केवल ये सब लिख लीजिए आप। चौथा है नहीं, ये नहीं है, एम शाह है अगला, और इन्होंने गुजरात के गांव का अध्ययन किया। एम शाह, एक घनश्याम शाह है, वो अलग है। ये एम शाह है, इन्होंने गुजरात के विलेजेस ऑफ गुजरात, इनके स्टडी का नाम है विलेजेस ऑफ गुजरात। इन्होंने भी माना कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है, इनका भी मानना है। कपाड़िया साहब का भी मानना है। और इतने लोग मान रहे हैं, स्पेशली जो सोशियोलॉजी में उपलब्ध स्टडीज हैं, कि ये ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। इतने लोगों का मानना है कि सब कुछ, ये सारे होने के बावजूद भी, ये सारे फैक्टर्स के बावजूद भी ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। ऐसा मानने वालों में आईपी देसाई हैं, केम कपाडिया हैं, केटी मर्चेंट हैं, और केटी मर्चेंट हैं। और इन्होंने भी माना कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। इतने लोगों का मानना है कि सब कुछ, ये सारे होने के बावजूद भी, ये सारे फैक्टर्स के बावजूद भी ज्वाइंट फैमिली स्ट्रांग है। ऐसा मानने वालों में आईपी देसाई हैं, केम कपाडिया हैं,
केटी मर्चेंट हैं, एम शाह हैं। लेकिन आप सबको जानकर खुशी भी होगी या जो भी होगा वो ये है कि ये जितने भी स्टडीज आपने लिखा वो सब 1950s के स्टडी हैं, 1950s के, जिसका अब कोई रेलेवेंस नहीं है। 1950 के दशक में अभी कहाँ इतना फैक्टर्स डोमिनेट हुआ था। लेकिन वो लोग जो मानते हैं कि लगातार जॉइंट फैमिली कमज़ोर हो रही है, जॉइंट फैमिली कमज़ोर हो रही है और न्यूक्लियर फैमिली मजबूत हो रहा है, ऐसे मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको कुछ केस स्टडीज़ लिखने हैं जो मानते हैं कि अब जॉइंट फैमिली का फ्यूचर इंडिया में बहुत खराब है। उसमें है एलन रॉस, इन्होंने बेंगलुरु का स्टडी किया, बेंगलुरु, मार्गरेट कॉर्मैक, और ये सब देखिए वही हम कह रहे हैं ना कि अगर इस सब पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है तो अच्छी बात है, करना है तो फिर ये सब की जरूरत है। मार्गरेट कॉर्मैक, इन्होंने भी बेंगलुरु की स्टडी की है। एडविन ड्राइवर हरियाणा, स्टडीड हरियाणा। एडविन ड्राइवर की स्टडी हरियाणा की है। देन वी हैव आर.के. मुखर्जी, स्टडीड बंगाल। Then we have Edwin Driver, M.S. Gore, इन्होंने कहा लखनऊ का है शायद, M.S. गोरे दिल्ली, इनके स्टडी का नाम है अग्रवाल्स ऑफ दिल्ली। इतनी स्टडी काफी है तो बहुत सारे बुक में, लेकिन इतने सारे लोग मानते हैं कि अब संयुक्त परिवार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और अब धीरे धीरे जो ट्रेंड है वो न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहा है। मुझे लग रहा है आप सब समझ रहे होंगे। लेकिन एक स्टडी बड़ा यूनिक सा है, वो मुझे लग रहा है कि अलग है, इन दोनों से अलग है। वो है सच्चिदानंद की। उम्मीद है इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, बस ये सब नाम और जगह लिख लीजिएगा। इसमें एक स्टडी थोड़ी सच्चिदानंद की है, वो थोड़ी सी यूनिक है। सच्चिदानंद ने बिहार का स्टडी किया, शाहाबाद बिहार। इनकी स्टडी है कि ये कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली और जो जॉइंट फैमिली है ये बेसिकली कास्ट पैटर्न पे है। इनका कहना है कि जो अपर कास्ट हैं उनमें इनका कहना है कि अपर कास्ट में 70% लोग गांव में, अपर कास्ट रूरल, इनका कहना है कि आज भी अपर कास्ट में 70% लोग बिहार में वो अनडिवाइडेड ज्वाइंट फैमिली, मतलब उन्होंने कहा कि ज्वाइंट फैमिली उसको मानिए कि 70% ऐसे ग्रामीण उच्च जातियां हैं जिनका संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है। अर्थात अपर कास्ट में आज भी लोग ज्वाइंट फैमिली को प्रेफर करते हैं। उन्होंने, जैसे आप हमारी परिवार को ले लीजिए, अगर आप कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज में हम लोग ज्वाइंट फैमिली में, क्योंकि हमारे पिताजी के बाद अभी हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, सब भैया ही देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है। लेकिन अब ज्वाइंट फैमिली तो मैं तो दिल्ली में, मेरा घर दिल्ली में, मेरी जो अपनी कमाई हुई संपत्ति है वो मैं अपने भाइयों से शेयर नहीं कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि अपर कास्ट में जो 70% लोग आज भी रूरल में ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और लोअर कास्ट में, चूंकि उनके पास लैंड नहीं होता, लोअर कास्ट में लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना प्रेफर करते हैं। तो ये है एक कास्ट पैटर्न पे स्टडी जो थोड़ी सी यूनिक है। और इन्होंने माना कि, इन्होंने कहा कि 90% से भी ज्यादा लोअर कास्ट न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ये एक थोड़ी सी यूनिक स्टडी है। हाँ, सच्चाई यही है कि जैसे हमारा ही है, हम जमीन को बांट देंगे, कौन जाएगा? हम जाएंगे देखने दिल्ली में, दिल्ली से हम जा रहे हैं गांव में जमीन अपना देखने। मैंने तो आज तक गांव से क्या लिया होगा, कभी कभी आते हैं तो थोड़ा सा दलिया बांध देते हैं, और मुझे लगता है कई बार 2-4-5 किलो दाल आया होगा मेरे पास आज तक। तो ठीक है भैया, ये सब देखते हैं, और ना हमारी इच्छा है ना हमारे किसी की इच्छा है, वो क्या वहां से आता है क्या आ जाता है, नोबडी नोज। तो मोस्ट ऑफ द जो हिंदू
रूरल अपर कास्ट हैं उनमें ज्वाइंट फैमिली का ही कंसेप्ट है, ऐसा सच्चिदानंद मानते हैं। कोई सवाल है यहाँ पे किसी का? ये केस स्टडीज आपको थोड़े लिखने पड़ेंगे। कोई सवाल है आप लोग का? इसमें बहुत सारे स्टडीज हैं, न्यूक्लियर फैमिली के सपोर्ट में बहुत सारे स्टडीज हैं। आशुतोष लिख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली वाला स्टडी भी 70s का है, इट इज रिलेवेंट टू कोट देम इन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। तो जब 70s में, अब पहले तो ये स्टडीज बता दिया, उसके बाद अब अगला सवाल ये है कि ये जो स्टडीज हैं, अब इसमें कौन स्टडीज कब की है मैं बता दे रहा हूँ। कोई 70s की है, कोई एक 80s की है, और कुछ मोस्ट ऑफ द इसमें जो स्टडीज हैं, चूंकि उसके सपोर्ट में सारे स्टडीज 50s 60s के हैं, तो इसके न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा पॉपुलर हो रही, इसके सपोर्ट में ज़्यादा जो केस स्टडीज हैं वो आए 70s के। जो आशुतोष लिख रहे हैं उस पर जरा सा कमेंट सुन लीजिए आप लोग कि 50s में कोई कह रहा है कि जॉइंट फैमिली मजबूत है, 50s में कह रहे हैं लोग कि जॉइंट फैमिली मजबूत है, 70s में जो स्टडीज हो रही है वो कह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली मजबूत है। अब चल रहा है 2021, तो जब इसी समय ये बहस छिड़ गई कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा मजबूत है, ट्रेंड बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है, तो यहां आते आते क्या कंक्लूजन होगा? यहां आते आते अब क्या कंक्लूजन होगा? क्या ये कंक्लूजन हो सकता है कि नहीं नहीं 70s में तो न्यूक्लियर फैमिली मजबूत था, लेकिन अब फिर से जॉइंट फैमिली मजबूत हो गया है? ऐसा कोई केस स्टडी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आशुतोष या कोई भी? तो अब ये लिखना है कि भाई अब जॉइंट फैमिली में वही रह रहा है जिसको न्यूक्लियर बनने का मौका नहीं मिल रहा। अब तो हम जॉइंट फैमिली कहीं नहीं देखते। मैं आपने को एक टर्म बोला कि अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। अब मैंने आज तक इधर पिछले 10 सालों में या 15 सालों में एक भी ऐसा परिवार नहीं देखा जहां 20-30 लोग एक ही साथ रहते हैं, उसका घर का कोई भी बाहर जाके नहीं रहता। तो स्टाफ यही है, इसका कंक्लूजन है कि जॉइंट फैमिली के दिन गए और न्यूक्लियर फैमिली बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और इसी वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जॉइंट फैमिली शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली कहती है। ये इसका कंक्लूजन होगा। आशुतोष भाई और किसी का? अरे मनीषा लोअर कास्ट में इसलिए जॉइंट फैमिली में, जब सबको कमाना खाना है तो जॉइंट क्यों रहेगा? कोई जिसको रोज कमाना है, खाना है, अपना मेहनत मजदूरी करना, तो जॉइंट तो लैंड रहेगा तभी जॉइंट रहेगा ना। वो जब लैंडे नहीं है तो जॉइंट कैसे रहेगा? मनीषा देवी, ठीक है। तो क्या टॉपिक था? अब जानने के लिए केवल लिख लीजिए धड़ाधड़, बस। मुझे लगता नहीं कि यह आना चाहिए, बट फिर भी अगर आ गया तो संयुक्त परिवार के गुण और दोष, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, अगर पूछ लिया तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए। संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं, मुझे लगता है आप सबको पता होगा, बट फिर भी धड़ाधड़ पढ़ दे, एक लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो ज्वाइंट फैमिली का नुकसान क्या क्या है पहले लिख लीजिए, फिर फायदा भी बता देता हूं। तो नुकसान नंबर 1 लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो नुकसान नंबर 1 है व्यक्ति की कार्य कुशलता में बाधक। सबको खेती करना है, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, तो ज्वाइंट फैमिली लोगों को टैलेंटेड होने से रोकती है। दूसरा, व्यक्ति को आलसी बनाती है। एक आदमी कमाता है और 10 आदमी खाता है। ज्वाइंट फैमिली में देखिएगा कि 2 लोग बड़े परेशान रहेंगे, वो भाई इतने लोगों को खिलाना है, उनकी शादी है, उसका दहेज है, उसका तिलक है, और बाकी उसके दम पे 10 लोग हमेशा पेड़ के नीचे ताश खेलते हुए मिल जाएंगे आपको बिहार में। तो ज्वाइंट फैमिली में लोग बहुत आलसी होते हैं, क्योंकि कुछ लोग काम करते हैं, बाकी सब ताश खेलते हैं। हमारे यहाँ तो हमको लग रहा है बिहार में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ताश नहीं खेलता होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं बिहार में था ना, तो जब भी मैं गांव जाता था तो मैं ताश खेलता था। ताश खेलने की आदत पड़ गई थी, वहाँ टाइम पास है ही, गर्मी में और क्या खेलिएगा, तो पेड़ के नीचे ताश खेलते थे हम लोग। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मेरे साथ यहाँ आते ही हमारी एक बिहारी कम्युनिटी बन गई। तो बिहारी जब कम्युनिटी बन गई तो वहाँ भी ताश होता था। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि लाइफ में थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने नियम बनाया कि मैं दिल्ली में कभी ताश नहीं खेलूंगा। ये मैंने नियम बनाया, क्योंकि मुझे पता है ताश का मतलब है कि सुबह बैठे तो रात को, अब रात को
खेल रहे हो तो रुक जाओ यही ना, सुबह जाना, ऐसे होता था ताश में। तो मैंने दिल्ली आते ही नियम बनाया कि मैं कभी ताश दिल्ली में नहीं खेलूंगा, तो मैं जब गांव जाता हूं तब ताश खेलता हूं। अभी 3 साल पहले मैंने दिल्ली में ताश खेला, मेरे भैया भैया भांजे भांजे मेरे यहाँ आस पास आए थे, तो तब मैं छात्र था, तो मैंने कसम खाई थी, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं कसम तोड़ता हूँ। तो 3 साल पहले हमारे भैया भांजे सब जुटे थे मेरे घर में, तो हम लोग ने ताश खेला। तो क्योंकि फिर यहाँ देखिए ताश का यहाँ भी अगर नशा लग गया तो खत्म ही नहीं होगा। तो हमेशा देखिएगा ज्वाइंट फैमिली में हमेशा द्वार पे जो 8-10 चौकी होता है उस पर 8-10 टीम बैठी रहती है। एक और आपको घटना बताता हूँ सोशल चेंज की, टेक्नोलॉजी की। ये जो सोलर लाइट होता है ना, सोलर लाइट आप लोगों ने भी देखा होगा, और सरकार की योजना में सोलर लाइट लगा, तो हमारे भैया ने थोड़ा सा अपना पैरवीर भी लगा के और हमारे ही द्वार पे सोलर लाइट लगवा दिया। तो हम लोग चूंकि सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि गांव में क्या परिवर्तन आ रहा है। और चूंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैंने गांव के लड़के को फोन किया और मैंने कहा कि यार सोलर लाइट लगने से गांव में क्या चेंज आया है। मैं उम्मीद क्या क्या कर रहा था आपको बता रहा हूं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि गांव में लालटेन एक महंगा, केरोसिन एक महंगी चीज है, तो मैं सोचा कि बोलेगा कि गांव के 5-7-8 लड़के आकर और वहां पे पढ़ाई करते हैं तो और कुछ करते हैं, मैं ऐसा मैं दिमाग में सोच रहा था। तो मैंने कहा कि कारे सोलर लाइट एला से गांव में का चेंज आइल बा, तो कह रहे कुछ चेंज नहीं है भइल, अब खाली जो ताश के मैच बा डे नाइट हो गई बा, पहले खाली डे मैच होता रहे, अब डे नाइट मैच होता। सब कोई 7 बजे अपना अपना घरे खा के आ जाता और द्वार पर 4 गो चौकी लागता और 4 गो अलग अलग टीम खेलती है। यह नया चेंज आइल बा। तो ये नया चेंज आया कि पहले जो ताश था वो सनसेट के बाद नहीं होता था, क्योंकि केरोसिन जला के ताश नहीं खेला जाता था। एक सोशल चेंज आया है कि अब 4 टीम एक साथ बैठती है सोलर लाइट के नीचे और पूरा गांव जुट जा रहा है, और अब डे नाइट मैच हो रहा है, अब रात 10 बजे तक मैच चलता है। तो ये एक नया चेंज है। तो ज्वाइंट फैमिली लोगों को आलसी बनाती है, क्योंकि एक आदमी कमाता है और 10 आदमी खाता है। तीसरा है व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, क्योंकि ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी से चलती है। आप अगर अलग कुछ सोचते हैं, अलग कुछ करना चाहते हैं, अलग कुछ, तो उसको अलाउ नहीं करती है। तीसरा है सोशल मोबिलिटी में बाधक है, भाई जो सब कर रहे हैं वही करिए, मोबिलिटी में बाधक है। सामाजिक समस्याओं का पोषक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गर्ल्स, जितना ये डावरी और चाइल्ड मैरिज और ये जितने भी कचरे हैं, जो हमारी कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, सब आपको ज्वाइंट फैमिली में मिलेगा। तो ये एक सामाजिक समस्याओं का पोषक है। जितनी तरह की सामाजिक समस्याएं समाज में हैं उसका पोषण करता है। ये कलह का केंद्र है। बताने की जरूरत नहीं है, अब तो नहीं दिखाई देता, तो ज्वाइंट फैमिली है नहीं गांव में। वरना या तो अंदर 10 औरतों की खूब तेज तेज आवाज पूरा गांव सुन रहा होगा, या द्वार पर 4 भाई आपस में लड़ रहे होंगे। लड़ते तो मारपीट नहीं करते, वाह 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 वाह, और हमारे जैसे 6 आदमी मजे लेने जुट जाते हैं। तो खूब लड़ाइयां होती हैं इनकी आपस में। इतने लोग एक साथ रहेंगे तो लड़ाई होती होती है। स्त्रियों की दुर्दशा अगला है, वेरी मतलब लो स्टेटस ऑफ वुमेन। गोपनीय स्थान का अभाव, बताने की जरूरत ही नहीं है कि वहां पे किसी का कोई निजी स्थान नहीं होता, सबका सब रूम है, सब कपड़ा सबका है, सब चप्पल सबका है, ठीक है ना। जितना जूता चप्पल कपड़ा है वो सबका होता है, ठीक है ना, ये भी होता है। और मुखिया की स्वेच्छाचारिता, जो दादाजी हैं उन्हीं की चलती है। बाबा जो कह दिले तो फाइनल बा, चाहे वो कितने भी पुराने बाबा हों, बाबा जो बोल दिए उसको कोई हिला नहीं सकता। और लास्ट है अनियंत्रित प्रजनन, ठीक है ना, मतलब क्योंकि इतने लोग पालने वाले होते हैं तो कुछ औरतें जो केवल बच्चे पैदा करती हैं और बाकी जो ये दादी और चाची और चाचा टाइप के लोग हैं वो बच्चे खिला रहे होते हैं। तो जब आपको अपने बच्चे नहीं पालने हैं तो अनियंत्रित प्रजनन, इन ऐसे परिवारों में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ये कुछ डिसफंक्शंस हैं जॉइंट फैमिली के। श्वेता भी लिख रही है कि लाइट में अब ताश खेलते हैं सब। हाँ, अब तो ताश का जो बाहर आ गया बिहार में। हमको लग रहा है कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ताश खेलना नहीं आता होगा, ठीक है ना। और मतलब मुझे भी आता है, ठीक है। नुकसान क्या क्या है ज्वाइंट फैमिली का, और सॉरी फायदे क्या क्या हैं, सामाजिकरण का क्या कार्य करता है। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा, ये आपको किसी सोशियोलॉजी के बुक में नहीं मिलेगा। ज्वाइंट फैमिली में ना बच्चे बड़े सुरक्षित थे। कैसे देखिएगा,
आजकल अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, स्कूल में बच्चा गोली चला दिया, माँ बाप का सर फाड़ दिया। नोएडा में एक बच्चा अपनी माँ का बैट से मार मार के जान ले लिया। 7वीं या 8वीं का बच्चा अपने माँ को, माँ पढ़ने के लिए बार बार कह रही थी, थोड़ी होता है ना पढ़ ले, बच्चा बैट उठाया और सर पे 4 बैट मारा, माँ मर गई। तो आजकल अक्सर देखिए गुड़गांव में बच्चे ने अपने स्कूलमेट पे गोली चला दी। ये एक जो चेंज आया है वो कैसे आया है, वो क्यों हो रहा है? अभी देखिए मोस्ट ऑफ द शहरों में क्या करते हैं कि पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। जब दोनों नौकरी करते हैं तो क्या होता है कि दोनों का अपना स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है, इतना स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, ऑफिस के स्ट्रेस हैं, फिजिकल स्ट्रेस हैं, मेंटल स्ट्रेस हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में टाइम का एक बहुत बड़ा लफड़ा है, जल्दी जाना और लेट आने का एक अलग लफड़ा है। तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब दो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो इनके जो 1 या 2 बच्चे होते हैं उनको ना तो ये टाइम दे पाते हैं और ना ही इनकी कोई काउंसलिंग करते हैं। इनकी कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और इनके दायित्व से बचने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, इनको गैजेट्स दे देते हैं। इनके पास देखिएगा लैपटॉप होगा, इनके पास स्मार्टफोन होगा और इनके पास एक टीवी होगा। इससे क्या होता है कि वो इसमें उलझे रहते हैं और इसके वजह से ये माँ बाप से समय का डिमांड नहीं करते आजकल के बच्चे। अब स्कूल में उसके साथ तरह तरह की चीजें होती हैं, कभी सीनियर मारता है, कभी कोई देखिएगा बस में या कोई टीचर होता है वो उसको सेक्सुअली भी मॉलेस्ट करते हैं इन सब बच्चों को। मतलब वो बाहर का जो स्ट्रेस है, इतना छोटा बच्चा अगर दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर जैसे जगह पे रह रहा है तो वो कितने स्ट्रेस में है। उसका स्कूल का स्ट्रेस है, होमवर्क का स्ट्रेस है, और बदले में क्या मिला है उसको, ये मिला है। उसकी कोई काउंसलिंग नहीं है, अंदर भरा है। एक दिन वो गोली चला देगा, एक दिन वो कांड कर देता है। ज्वाइंट फैमिली का फायदा देखिए, ये ज्वाइंट फैमिली। बच्चा स्कूल से आया बच्चा, स्कूल से उसके टेंशन, उसके चेहरे पे टेंशन दिख रही है, या मान लीजिए यहाँ ड्रेस ऐसे मुचड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका कॉलर ऐसा लटका हुआ है। सबसे पहले चाचा पूछेंगे का भइल, और वो चाचा को आधा घंटा समझाएगा कि हई भइल, हऊ भइल, अपना एक्सप्लेन करेगा। चाचा पहले उसकी आधा घंटा काउंसलिंग करेंगे, के मरला सा, काहे मरला सा, तेहू काहे ना मरली सा, वो जो भी होगा। इतना ही से फुर्सत नहीं है, फिर आगे मिलो तो भैया मिलेगा। अब भैया को भी पूरा स्टोरी समझाओ, भैया भी उसकी काउंसलिंग करेगा। फिर घर में घुसते ही दादी मिलेगी, दादाजी भी मिल सकते हैं, बाबा और या दोनों पकड़ेंगे, दोनों उसकी काउंसलिंग करेंगे। लास्ट में माई है ही कि मरला सा हमारा बेटा के, अगर मरला सा और अगर सही वजह से मारा है तो जाके माँ वहां लड़के आती है, उसके बच्चे को गालियां दे के आती है। अब देखिएगा कि इसके पर डे यहाँ पे काउंसलिंग चलती है, उसकी जो भी है, उसकी गलती होती है तो लोग बताते हैं कि नहीं तुमको नहीं मारना चाहिए था। आपने बहुत सारे लोगों को पता होगा, आई थिंक ग्रामीण हैं ही आप देखिएगा कि जो रिश्ते में देवर लगते हैं ना, वो हमारी माँ को गालियां देते हैं। जो हमारे रिश्ते में गांव के चाचा लगते हैं वो लोग हम लोग की माँ की गालियां देते हैं। उनका देवर भाभी का संबंध है, जोकिंग रिलेशन। मैं शहर में जब रहने लगा तो मैं थोड़ा बड़ा होगा, मुझे नहीं समझाए, तो एक गाँव का चाचा था, उसने मेरी माँ की गाली दी और मैंने उसको मार दिया। थोड़ा ऑकवर्ड लग गया, तो उसके नाक से खून निकलने लगा। तो उसकी माँ अपने लड़के को लेके आई जिसके यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, और मेरी माँ से बोली कि देखो आपका लड़का मारा है। मेरी माँ ने पूछा कि तुमने इसको क्यों मारा? मैंने कहा ये माँ की गाली दे रहा था। तो मेरी माँ बोली, कह रहे वो मेरा देवर लगता है ना, वो गाली दे सकता है, उसको गाली देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज अ गुड गाय। तो मुझे पता चला कि अच्छा ये जितने भी चाचा हैं वो मेरी माँ को गाली दे सकते हैं। ये बात बताने के लिए एक ज्वाइंट फैमिली चाहिए। तो ज्वाइंट फैमिली के नहीं रहने से जो बच्चों की काउंसलिंग पार्ट है वो इतनी वीक हो चुकी है दुनिया में कि बच्चे के अंदर बस कचरा भर रहा है। एक दिन वो बुम से ये कर रहा है। तो ज्वाइंट फैमिली एक बहुत अच्छी काउंसलिंग प्लेस है, जहां अगर एक बच्चा कहीं पिट के आया है या पिटा के आया है तो भर दिन उसकी काउंसलिंग। चाचा आएंगे बाजार से, सुन का भेल रहे रे, सुनिए भोरे तोरा कोई मर ले रहा, वो पूरी उसकी काउंसलिंग। तो ये जो पर डे उसका जो कचरा निकलता है ना दिमाग से, ये बच्चे को हेल्दी रखता है। तो इस चीज ने ज्वाइंट फैमिली के खत्म होने से बच्चों के अंदर बहुत स्ट्रेस हो गया है, और अर्बन बच्चों के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। ऊपर से ये तो इसीलिए वो देखिएगा पॉर्न देख रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं बाहर निकल के। माँ बाप को लग रहा है कि अच्छा हुआ मेरा टाइम नहीं ले रहा है, वो एक ही दिन वो कांड कर दे रहा है। क्या मैं ये बात समझा पाया आप लोगों को?
आप लोग भी अगर वर्किंग पेरेंट्स बनिएगा कभी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रोज कम से कम कुछ देर पूरे दिन की गतिविधि बच्चे से बात करिए। आज क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, नो नो इट्स नॉट गुड। तो कम से कम आप जब भी पेरेंट्स बनिएगा, क्योंकि आप में बहुत सारी लड़कियां हैं पढ़ाई कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आप जॉब में करना चाहते हो, तो आपके हस्बैंड तो कोई घर में खलिहर बैठने वाला नहीं होगा। तो यू मेक श्योर कि चाहे कितने भी आप व्यस्त हों, कितने भी बड़े स्ट्रेस में हों, कुछ देर उससे बात करिए। पूरे दिन वो क्या किया, क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उससे जरूर बात करिएगा। और बॉयज आप भी करिएगा, आप अधिकारी बन जाते हैं, आप अपनी पूरी ये उत्तरदायित्व बच्चों अपनी वाइफ पे छोड़ देते हैं। स्पेशली जिनकी हाउस वाइफ्स होती हैं, वाइफ्स को बाहर की दुनिया का पता नहीं होता है, वो सही काउंसलिंग नहीं करती हैं, तो बच्चों से रोज जरूर बात करिएगा। मैं 10 बजे रात को, ये मेरा टाइम है, 10 बजे 10:30 बजे मैं बच्चों के रूम में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आती। अच्छा, जो मुझे समझ में आता है कि अच्छा कुछ एक्साइटिंग बात है, अरे वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वाह, मैंने कहा अरे, और मैं हमेशा ही कहता हूँ अरे तो आप तो इतने स्मार्ट हो, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, माय गॉड, ऐसे बोलता हूँ, खुश हो जाते हैं। फिर मैं गुड नाइट करके आ जाता हूँ। तो मेरे पास फिर थोड़ा, लेकिन मैं एक 10 बजे का नियम बनाया है कि व्हेन दे हिट द बेड आई गो टू देयर बेड, आई टॉक समथिंग, ऐसे कुछ करके हम। तो चूंकि मैं ये पढ़ाता हूँ इसलिए बता दिया आपको, ठीक है ना। मैं बच्चों से अगर आप बात नहीं करते हैं, आपके अगर छोटे भाई बहन हैं, तो जरूर रोज बात करिए उनसे। और बात करते समय उनकी गलतियों पे टोका टाकी मत करिए, नहीं तो बताना छोड़ देगा। तो उसकी गलतियों को भी अप्रिशिएट करिए, छोटा बच्चा तो गलती करेगा ना, ठीक है ना। और तो ये है मुखिया की स्वेच्छाचारिता, फायदा बता रहा था ना मैं, हाँ, मार्गदर्शन, समाजीकरण का कार्य करता है। धार्मिक कार्य, दिन भर देखिएगा सत्यनारायण का कथा होता है जॉइंट फैमिली में, धार्मिक काम बहुत होते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, अगर कोई नहीं कमा रहा है तो उसका भी जॉइंट फैमिली में जुगाड़ रहता है। ताश खेलने वालों की भी जिंदगी कट जाती है, ये कम बात नहीं है। तो ऐसे समाजों में संपत्ति और धन का उचित उपयोग, जॉइंट फैमिली एक बहुत ही कम खर्चीला जगह होता है। जॉइंट फैमिली में आप नाइकी और रिबॉक के जूते नहीं खरीद सकते, वही खरीदना है जो मिनिमलिस्ट होते हैं। तो जॉइंट फैमिली कभी आपको खर्चीला नहीं दिखेगा। जॉइंट फैमिली में अगर आप रहे होंगे तो देखे होंगे, बनियान जब तक 8 जगह से छेद नहीं हो जाता, बनियान नहीं बदलता, चप्पल को सिलवाते रहना है, नया चप्पल नहीं खरीदना है। आप ये सब देख रहे होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे संपत्ति का बहुत बचत होता है। श्रम विभाजन, काम बटे होते हैं लोगों के। संकट काल में सुरक्षा, कोरोना हुआ तो जॉइंट फैमिली ही काम आया, किसी ने लिखा था पहले ही। अनुशासन है, वो नियंत्रण रहता है। पूरा गांव और पूरा मोहल्ला आपका, एक आपको प्लीज बड़ा क्यूट सा बात बता रहा हूँ, संस्कृति की रक्षा, पहले एक बार बता देता हूँ, संस्कृति की रक्षा करता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। ये कैसे देता है राष्ट्रीय एकता? क्योंकि परिवार में हम की भावना होती है, तो जो हम की भावना होती है उसी का एक्सटेंशन होता है, वो नेशनलिज्म में होता है। मनोरंजन का कार्य करते हैं, मैंने कहा ना दिन भर हरि कीर्तन और कुछ कुछ होता रहता है। और समाजवाद, हेनरी मेन एक टर्म यूज करते हैं, हेनरी मेन का एक टर्म लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हेनरी मेन जॉइंट फैमिली को एक क्या बोलते हैं, निगम, कॉरपोरेशन बोलते हैं, ये कॉरपोरेशन है। इन्होंने जॉइंट फैमिली को निगम कहा, कॉरपोरेशन कहा, जहां पे समाजवाद पलता है, सब बराबर होते हैं। एक दादाजी होते हैं और बाकी सब बराबर होता है। वहां पे कोई अमीर और गरीब नहीं होता, कमाने वाला का भी उतना ही इज्जत होता है जितना नहीं कमाने वाले का होता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, क्या मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं भूल गया। कुछ मुझे एक बात याद आई थी जॉइंट फैमिली से रिलेटेड, देखिए मेरे दिमाग में से उतर गया। तो ये जॉइंट फैमिली के लाभ हैं और जॉइंट फैमिली की हानियां हैं। जॉइंट फैमिली बहुत तेजी से बदल रही है और ऑलमोस्ट मनोरंजन, क्या बताया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कुछ हुआ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट चलिए याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कुछ घटना याद आई थी मुझे, चलिए कोई बात नहीं, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो ये जॉइंट फैमिली का जो टोटल टॉपिक है, उस पर मैं जितनी मेरे पास यहाँ पे मटेरियल सामने दिख रहा है, उसमें यही है कि जॉइंट फैमिली बहुत तेजी से डिटोरिएट कर रहा है, अनडिवाइडेड हो रहा है। और अब न्यूक्लियर फैमिली ही फैमिली का फ्यूचर है इंडिया में, क्योंकि लैंड के डिसइंटीग्रेशन और एग्रीकल्चर के
नॉन प्रायोरिटाइज होने की वजह से अब जॉइंट फैमिली का कोई रेलेवेंस नहीं बचा है इंडियन सोसाइटी में। अब बहुत कुछ ही परिवार हैं जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली हैं, प्राइमरली वो अपर कास्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। यही जॉइंट फैमिली का कल का जो टॉपिक है उस पर मेरे विचार है। कोई सवाल है या आपके पास कोई सवाल है जॉइंट फैमिली में जो पीछे कुछ आया है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई सवाल है किसी के पास तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ आगे बढ़ाऊं। अगर डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिसेस एंड चेंजिंग फंक्शंस ऑफ द जॉइंट फैमिली, बताया तो अब क्या बताऊं इसमें, बताइए। मैं बोला कि अब अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज हैं, डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिसेस क्या है कि ज्वाइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट कर रही है, अपर कास्ट में लैंड को डिवाइड होने से बचा रहे हैं लेकिन बाकी चीजें उनकी अलग हो चुकी हैं, तो वो ज्वाइंट की जगह अब वो अनडिवाइडेड फैमिलीज में बदल रही हैं, जहां लैंड तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लोग डिवाइड करने से बचते हैं लेकिन बाकी उनकी चीजें अलग हो चुकी हैं। ये इसका डिस्टिंक्टिव नया प्रैक्टिस है। और चेंजिंग फंक्शंस तो आपको पता है ना कि ज्वाइंट फैमिली अब फंक्शन में ही नहीं, आपको ये लिखना है। आप ये क्वेश्चन कब का है जरा बताएंगे आशुतोष? ऐसा तो नहीं बहुत पुराना क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। चेंजिंग, ओ यार 97 का सवाल पूछ रहे हो आप, पिछले 5-7-8 साल का 97 का आप सवाल पूछ रहे होगे। 97 में तो समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट फैमिली है, कुछ बदल रहा है। आप 25 साल पुराना सवाल पूछोगे, थोड़ा सा रिसेंटली 5-7-8 साल का कोई अगर ज्वाइंट फैमिली पे क्वेश्चन आया तो पूछ सकते हैं आप हमसे। पिछले 5-7-8 साल पे कोई ज्वाइंट फैमिली का क्वेश्चन आया तो पूछिए। 97 का क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है ना, कि 25 साल में बहुत चीज बदल गया ना। आप पूछेगा कि ज्वाइंट फैमिली क्यों खत्म हो गया, ये आपसे पूछेगा। अब ज्वाइंट फैमिली कर क्या रहा है, ज्वाइंट फैमिली है ये नहीं तो करेगा क्या? आशुतोष ठीक है, बढ़ू आगे। अब देखिए एक जो टॉपिक है आप लोग बताइए कि पढ़ना है कि नहीं, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक का नाम है वो देखिए, इसका है विभिन्न नृजाति समूहों, आर्थिक एवं जाति वर्गों में विवाह, भविष्य में उनके बदलती प्रकृति, विवाह उसकी बदलती प्रकृति, परिवार एवं विवाह पर कानून तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के बढ़ते प्रभाव। तो ये विवाह के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप बताइए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसमें कितने कौन कौन सी शादियां चल रही हैं, और फाइनली कंक्लूजन ये लिखवाऊंगा कि अब शादी में एक लड़का एक लड़की यही शादी चल रही है। तो आपने सुना होगा देव विवाह, प्रजापात्य विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह। तो ये सब जनजातियों में 6 तरह की शादियां हैं, आपको पता होगा। मैरिज बाय प्रोबेशन, मैरिज बाय एक क्वेश्चन भी है उससे पूछे। तो अगर आप कहेंगे कि विवाह, तो विवाह के कितने तरह के टाइप्स होते हैं, ट्राइब्स में कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं बताऊंगा। अगर शादी आप खुद कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं बोलिए फिर लिखवाता हूं कुछ। हाँ मतलब अब आजकल सेवा विवाह और कौन, बताइए भाई आप लोग क्या चाहते हैं, शादी वादी खुद कर लेंगे कि मुझे ही करानी पड़ेगी? बोलिए बोलिए फटाफट। शादी आप लोग खुद से कर लेंगे कि हम ही लोग कराना पड़ेगा? टाइप्स कर लेंगे, बहुत बढ़िया। केवल मैं लिखवा दे रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा कि शादियां कितने तरह की होती हैं, एवरीबडी नोज। केवल मैं वर्ड लिखवा दे रहा हूं ताकि आप गूगल करें या किताब में पढ़ें तो आप समझ जाएं क्या होता है। तो एक पहले तो एक टाइप्स ऑफ मैरिज देख लीजिए। टाइप्स ऑफ मैरिज केवल मैं वर्ड लिखवा दे रहा हूं, आप जो कहेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइप्स ऑफ मैरिज, एक को कहते हैं मोनोगैमी, एकल विवाह, इसमें एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। दूसरा कहते हैं पोलीगैमी, बहुविवाह। पोलीगैमी, पोलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। बहुविवाह पहले भी मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट पेपर में बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में बहुत सारे मैरिजेज हैं। पोलीगैमी 2 तरह का होता है, पोलीगाइनी होता है, पोलीगाइनी।
पोलीगाइनी में स्त्रियों की संख्या एक से ज़्यादा होती है, एक व्यक्ति होता है और एक से अधिक लड़की होती है। अब इसमें भी दो तरह का होता है, सोरोरल पोलीगाइनी, ये भी दो तरह का होता है। सोरोरल अर्थात दो बहनों से एक ही व्यक्ति ने शादी कर ली। सोरोरल का मतलब बहन होता है, तो जो सभी पत्नियां हैं, एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हैं और सभी आपस में बहनें हैं, उनको साली विवाह कहते हैं, साली, सोरोरल, ठीक है। और एक दूसरी पॉलीगाइनी होती है नॉन सोरोरल। नॉन सोरोरल, इंडिया में सोरोरल और नॉन सोरोरल दोनों चलता है, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग जगहों से पत्नियां लाते हैं, स्पेशली आपको मुस्लिम्स में और कुछ ट्राइब में, और कई लोग दो बहनों से ही शादी कर लेते हैं। ट्राइब्स में भी चलता है और मुस्लिम्स में भी चलता है, ठीक है ना। मैं एक मुस्लिम फैमिली को जानता हूं, तो उसने शादी की, फिर 2 साल बाद अपनी साली से भी शादी कर ली, तो दैट इज सोरोरल पोलीगाइनी। तो इंडिया में मुस्लिम्स में कुछ ट्राइब में सोरोरल और नॉन सोरोरल दोनों चलता है। तो इंडिया में ये बहुपत्नी विवाह का कंसेप्ट है। भील जो है वो एक पोलीगाइनस कम्युनिटी है, ठीक है ना। दूसरा है पोलीएंड्री, मैंने आपको बताया ही चुका हूं। पोलीएंड्री, पोलीएंड्री पूरे भारत में केवल एक ही समाज में है, और वो है खस ऑफ जौनसार बाबर, खस देहरादून के, और दूसरा है और एक टोडा ऑफ नीलगिरी हिल्स। ये दो जगह हैं जहां, जिसको पांचाली प्रथा कहते हैं। महाभारत में था नहीं पंचाली, उसके 5 पति थे, तो पांचाली प्रथा इसको लोकल भाषा में वहाँ पांचाली प्रथा कहते हैं, जहाँ पे 2-3 भाई मिलके एक स्त्री से शादी कर लेते हैं। ये दो जगह, और ये भाई होते हैं आपस में। जो नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री है वो इंडिया में नहीं पाया जाता, वो केवल तिब्बत में पाया जाता है, जहां 2-3 अलग अलग घर के लोग एक ही स्त्री से शादी करते हैं। तो नॉन जो फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री है वो सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है तिब्बत में। बाकी दुनिया में इंक्लूडिंग भारत, जहां भी पॉलीएंड्री है, बहुपति विवाह है, वो सारे लोग आपस में भाई होते हैं। क्या मैं ये बात समझा पाया आप लोगों को? ठीक है। हिंदुओं में जो विवाह होता है, अब आइए, ये तो नॉर्मल विवाह हो गया। हिंदू में विवाह होगा, आपको पता होगा, सबने पढ़ा होगा, आपको कल्चर वाले सर ने पढ़ाया होगा। हिंदुओं में जो विवाह होता है वो बेसिकली 8 तरह का विवाह होता है। केवल मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लोग गूगल किताब कर लीजिएगा। 4 जो विवाह होता है उसको प्रेफरेंशियल मैरिज करते हैं। प्रेफरेंशियल मैरिज, प्रेफरेंशियल में सबसे ऊपर है क्या नाम है सबसे ऊपर, सेकंड पे है दैव ब्रह्म विवाह। देखिए याद आ गया, ब्रह्म विवाह। दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष प्रजापात्य, और चौथा है आर्ष। ये 4 शादियां, ये रैंकिंग में है, पीटी में भी आएगा कि सबसे ऊपर कौन है। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। ये 4 तरह की जो शादियां हैं ये प्रेफरेंशियल हिंदू मैरिज हैं। और नॉन प्रेफरेंशियल का मतलब होता है जिसको समाज बुरा मानता है, उसमें 5 नंबर, मतलब सबसे पहले है उसको लव मैरिज कहते हैं, गंधर्व विवाह। इसलिए देखिएगा इंडिया में इसको बहुत बुरा शादी माना जाता है, लव मैरिज। इसके बाद है असुर विवाह, असुर विवाह। उसके बाद है राक्षस विवाह, और इसके बाद है पैशाच्य विवाह। तो ये 8 तरह के हिंदुओं में मैरिज होते हैं। ये 4 शादियों को ठीक शादी मानते हैं, इस 4 शादी को गलत शादी मानते हैं। ये हो गया मैरिज का सिस्टम। इसके अलावा जनजातियों में जो शादी है, ट्राइब्स में, ये भी 8 तरह का होता है। सबसे पहले होता है परवीक्षा विवाह, मैरिज बाय प्रोबेशन। दूसरा है परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। तीसरा है मैरिज बाय परचेज, परचेज को क्या बोलते हैं, मैरिज बाय परचेज, थोड़ा मुझे देख लेने दीजिए। मैरिज बाय परचेज, मैरिज बाय परचेज क्या, क्रय विवाह, सॉरी याद आ गया, क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेज। सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस, सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। नेक्स्ट है विनिमय विवाह, एक्सचेंज मैरिज, विनिमय विवाह। नेक्स्ट है भगा ले जाते हैं, मैरिज बाय इलोपमेंट, लड़का लड़की भाग जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैरिज बाय इलोपमेंट। इतना सारा चीज होता है ना, मैरिज बाय इलोपमेंट, मुझे एक बार देख लीजिए इसका हिंदी क्या होता है।
लड़की को भगा के ले जाता है लड़का, मैरिज बाय इलोपमेंट, सह पलायन विवाह, सह पलायन विवाह, दोनों साथ में भाग जाते हैं। 7 नंबर सह पलायन, विनिमय हो गया, विनिमय, एक क्रय, सेवा, परीक्षा, हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर, हरण विवाह। और जो सबसे इंटरेस्टिंग शादी है, अगर आप लोग बाकी जगह सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको एक हठ विवाह समझाऊंगा, मैरिज बाय इंट्रूजन। ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। इसमें कोई ऐसा टर्म है जो आप नहीं जानते हैं या पूछना चाहते हैं? देखिए, कोई भी किताब उठाइएगा तो ये सब मिल जाएगा, इसलिए परेशान करने के लिए मत पूछिएगा। मतलब इतनी छोटी चीज है कि इसमें बताना, आपको ये याद रहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो क्या करिएगा। आर्ट एंड कल्चर वाले सर भी बताएंगे, पीटी में भी आएगा। और इसमें अगर आप 7 में से कुछ नहीं पूछेंगे तो 8वां समझाऊंगा। हठ बता दीजिए, हठ, हाँ भाई, अरे हॉट है, सॉरी हॉट नहीं है, हॉट, हट, जिद। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं। बाकी कोई चीज पूछने लायक तो नहीं है, कर लेंगे ना आप लोग? हठ विवाह पता है आशुतोष? मैरिज बाय इंट्रूजन, ये पता है आशुतोष? चलिए, ये इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, बस क्योंकि क्लास खत्म करना है बता दे रहा हूं। ये देखिए, हठ विवाह जो है वो होने वाला है दीपा का। दीपा का जो होगा, जैसे मूवी में होता है, मैं उसी लड़की, नहीं श्वेता है, ये इतना इजी रहता तो मैं बताता ही नहीं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हठ विवाह में ये है दीपा, ये देख लीजिए, इसका नाम है दीपा। इसका अफेयर चल गया रणवीर कपूर से। रणवीर कपूर आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा फ्रॉड टाइप का आदमी है। इसको आराम से इसको घुमाया फिराया, अब कहता है कि माई नहीं मान रही है, बाबूजी नहीं मान रही है। ये सब इंडिया में खूब होता है कि लड़का प्यार व्यार कर लेता है और उसके बाद बहाने मारता है। तो लड़की क्या करती है कि अपना बक्सा उक्सा लेके और इसके घर में घुस जाती है जबरदस्ती। हठ का विवाह का मतलब होता है लड़की घुसती है, याद रखें, लड़का घुसेगा तो जेल हो जाएगा। लड़की लड़के के घर में घुस जाती है जबरदस्ती कि भैया अब हम यहीं रहेंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे। और चाहे उसके घर वाले कितना भी मारे, चाहे कोई कितना भी कुछ करे, वो घरे में रहती है, बोलती है हम नहीं निकलेंगे, चाहे जान ले लो लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो जब इतना मार वार खाती है, वहीं पड़ी रहती है, तो पूरा जो गांव है वो जुट जाता है, कहता है भाई इतना प्यार करती है लड़के को, देखो मार वार खा रही है तब भी नहीं जा रही है। तो फिर घर वाले, गांव वाले दबाव वबाव डाल के उनकी शादी करा देते हैं। तो याद रखिएगा, हठ विवाह में लड़की लड़के के घर में जबरदस्ती घुस जाती है, इसको हठ विवाह कहते हैं। ये जनजातियों में होता है, लड़का लड़की के घर में नहीं घुसता, लड़की लड़के के घर में जबरदस्ती घुस जाती है कि जबले ब्याह ना करवा हम ना जाइबे, जैसे। यही है हठ विवाह। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, लड़की लड़के के घर में घुसती है, ये ध्यान रखिएगा। अब किस कम्युनिटी में है और कास्ट में, वो सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जितनी भी शादियां हैं ये किस किस कम्युनिटी में है, उसके टर्म्स होते हैं। जैसे ये परीक्षा विवाह है, इसको भील में इस शादी को कहते हैं कि इसको कहते हैं गोल गेधेड़ो। सेवा विवाह ये जो है, इसको अनादर विवाह कहते हैं गोंड में, मतलब अच्छा नहीं माना जाता कि लड़की लड़के घर में घुस गई है, अनादर विवाह कहते हैं। इसी तरह हर चीज का अलग अलग टर्म है और किस कम्युनिटी में वो शादी है। या ये जो परीक्षा विवाह है नागाज में है, लड़का लड़की को साथ में रखा जाता है 6 महीना, तब इनकी शादी की जाती है। ये परीक्षा विवाह तो ये किस कम्युनिटी में है, ये है। ये सेवा विवाह है, सेवा विवाह गोंड में होता है कि भाई लड़के के पास पैसा नहीं है लड़की को देने का, वधु मूल्य नहीं है, तो 6 महीना लड़की का भैंस चराता है, फिर उसकी शादी कर दी जाती है। तो श्वेता लिख रहे हैं जैसे नहीं वैसा क्या, एग्जैक्टली ऐसा ही तो हुआ था मेरे पड़ोस में। ओ, श्वेता लिख रही हैं कि इनके पड़ोस में ऐसा हुआ था। क्या हुआ था श्वेता, प्लीज बताइए। सर इलीगल, सर ये सर इलीगल नहीं होता। नहीं, ट्राइब्स में कोई चीज लीगल होता है। ट्राइब में कानून और वो होता है कि उनकी अपनी परंपराएं होती हैं। मनीषा, जो ट्राइब्स होते हैं वो कानून से चलते हैं कि अपनी परंपराओं से चलते हैं। वो पुलिस में जाते हैं। नाम पता नहीं था, अच्छा दीपा, मैं मैरिज ही करूंगी तो करिए, कौन रोक रहा है आपको। श्वेता अगर एक लाइन बताएं तो,
श्वेता लिख रही हैं, एक लड़की आके 2 महीने तक रह गई थी मेरे कजिन ब्रदर के घर में, फिर शादी हुई कि नहीं? हठ विवाह का मतलब है कि चाहे सास ससुर माने चाहे ना माने, लड़का चाहे कितना भी लड़ाई करे, मैं शादी करके ही रहूंगी। इसी को हठ विवाह कहता है। बड़ा क्यूट सा शादी है, मैं ऐसी शादी देखना चाहता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा, कहीं लड़का ही क्यों शादी करेगा, लड़की क्यों नहीं कर सकती? विवाह का डेफिनेशन ये है। विवाह का एक डेफिनेशन आप लोग को लिखवा देते हैं अगर आप लिखना चाहो तो विवाह का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, वो ये है कि 2 जो बालिग लोग होते हैं उनको एक साथ रहने का, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कहाँ गया, देखिए बोगार्डस का एक डेफिनेशन है विवाह का। बोगार्डस, अरे आप लोग की क्लास है सर, आ गए हैं। बोगार्डस का एक डेफिनेशन है। बोगार्डस कहता है विवाह स्त्री तथा पुरुष के बीच पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने और बच्चों के प्रजनन करने की वैध संस्था है। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने और बच्चों के प्रजनन करने की वैध संस्था है, ऐसा लिखता है बोगार्डस। और मेलिनोस्की का डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है, बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा, समझौते को विवाह कहते हैं, कि हम बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों का देखभाल करेंगे। इसका जब स्त्री और पुरुष आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी को विवाह कहते हैं। क्लियर है?